Good morning, all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new topic, that is concentric spherical shell. इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ध्यान से समझेंगे क्या है ये। मैं कंसेंट्रिक सेल ड्रॉ कर लेता हूं पहले। कंसेंट्रिक शेल का मतलब क्या है कि ऐसी सेल जिनका सेंटर सभी का सेम। तो मैंने ये 3 शेल यहां बना रखी है। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R3। क्लियर? सभी कंडक्टिंग है। कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल, ये कंडक्टिंग शेल है। कंडक्टिंग शेल मतलब मेटल की बनी हुई है। ये शेल मेटल की बनी हुई है। क्लियर? तो इस पर चार्ज दिया गया, कुछ इस पर चार्ज दिया गया Q1, कुछ इस पे चार्ज है Q2, कुछ इस पे चार्ज है Q3। कुछ चार्ज इस पे Q1, कुछ इस पे Q2, कुछ इस पे Q3। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पहले तो ये सीखेंगे। मतलब क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये शेल कंडक्टर के बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं। तो अगर मैं इसको ये चार्ज देता हूं तो वो पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ये आपको पता होगा। ये वैसे एक चैप्टर में कंप्लीटली इसी पे बनाऊंगा, कंडक्टिंग मटेरियल। समझे ना? कंडक्शन पर ही एक कंप्लीट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा। उसमें मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, कंडक्टिंग सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, वो अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यहां जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं एक प्रॉपर्टी कि ये कंडक्टिंग सरफेस है। इस पे जो भी चार्ज आएगा वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे इसको मैंने चार्ज दिया Q1, तो ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर ये हो जाएगा। इसका कोई भी पोर्शन अंदर नहीं जाएगा। ये जो चार्ज मैंने इसको दिया बाहर आएगा चार्ज सरफेस पे। अब ये नेगेटिव चार्ज जो Q1 है यहां, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज यहां इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। समझे? दूसरे शेल का इनर सरफेस, ये फर्स्ट सेल, सेल ए, सेल बी, सेल सी। सेल बी का इनर सरफेस पे आएगा निगेटिव Q1, निगेटिव Q1। समझे? अब सेल बी पर टोटल चार्ज Q2 था। Q2 में से मैंने निगेटिव चार्ज निकाल दिया कुछ, कितना Q1। तो बाहर कितना आना चाहिए? Q1 प्लस Q2 पॉजिटिव में। ये बात जो मैंने अभी किया, मैंने बोला कि यहां चार्ज Q1 है तो वो एग्जैक्ट निगेटिव में Q1 चार्ज को इंड्यूस कर लेगा, क्योंकि इस पर पहले चार्ज कितना था Q2। तो अभी भी इस पे चार्ज कितना होना चाहिए Q2। वो कैसे होगा कि बाहर अब चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और यहां इनर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा माइनस Q1। तो देखो टोटल चार्ज कितना है। अभी भी देखो B पर टोटल चार्ज कितना है, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q1। कितना है? Q2 है अभी भी। आउटर सरफेस पे पॉजिटिव में Q1 प्लस Q2, इनर सरफेस पे नेगेटिव में माइनस Q1। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है इसलिए इंडक्शन होगा। ये जो इंडक्शन हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज था इसने यहां क्या बुलाया? निगेटिव चार्ज को। इसी को क्या कहते हैं? इंडक्शन। क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है तो इंडक्शन 100% होगा। क्लियर? तो
तो यहां ये जो Q1 प्लस Q2 चार्ज है यहां निगेटिव को बुला लेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है मेटल का बना हुआ है, निगेटिव को अपनी ओर ये अट्रैक्ट कर लेगा। और ये चार्ज कितना है, C का इनर सरफेस, ये चार्ज आप बोलोगे माइनस Q1 प्लस माइनस Q2। इनर सरफेस पे चार्ज, C के इनर सरफेस पे चार्ज माइनस Q1 माइनस Q2 है, समझे? या आप ये कह सकते हो इसको Q1 प्लस Q2 निगेटिव में, Q1 प्लस Q2 निगेटिव में, Q1 प्लस Q2 निगेटिव में। और बाहर कितना आएगा, क्योंकि C पर टोटल चार्ज कितना था Q3, तो बाहर इतना चार्ज आएगा कि C पर अभी भी कितना रहे टोटल, C3 Q3 चार्ज था ना C पर, अंदर कितना है माइनस Q1 प्लस Q2, तो बाहर कितना आना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, नेट चार्ज कितना आएगा C पर, Q3 आएगा। तो इस तरीके से इंडक्शन होता है कंसेंट्रिक शेल में। इस तरीके से आप इंडक्शन करोगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, वो बोलेगा कि A शेल पे Q1 है, B शेल पे Q2 है, C शेल पे Q3 है। तो बताओ C के इनर सरफेस पे कितना है, C के आउटर सरफेस पे कितना है, B के इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, B के आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, A के इनर सरफेस पे कितना है, A के आउटर सरफेस पे कितना है। देखो A के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि आपने जो A को चार्ज दिया था वो सरफेस पे दिया था, क्लियर? तो वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो मैंने अभी बताया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेंट्रिक शेल में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर से कंसेंट्रिक रिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी मेरे को। ये मान लेते हैं R1 R2 R3, फर्स्ट रिंग, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट पे चार्ज Q1, सेकंड पे Q2, थर्ड पे Q3। अब ये चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर, ये मैं आपको बता चुका हूं। सरफेस पे किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेकंड पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब मैं यहां रीजन डिसाइड करूंगा। जैसे एक रीजन तो ये है इनसाइड वाला 1 के अंदर, एक 2 के अंदर, एक 3 के अंदर। तो मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं। ये पॉइंट A पॉइंट, ये पॉइंट B पॉइंट और ये पॉइंट C पॉइंट, समझे? ये स्मॉल r है, ये CB जो CA है स्मॉल r है, CB स्मॉल rb, C इसको D बोल देते हैं, CD RD। डिस्टेंस मैंने यहां लिख दिया। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना आएगा। कैसे बताऊंगा मैं? A पॉइंट 1 के अंदर है, A पॉइंट 1 के अंदर है, क्लियर? तो 1 के अंदर है यदि, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा ही नहीं। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, समझे? A पॉइंट किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बाहर है? नहीं है। तीनों शेल के अंदर है, 1 2 3 तीनों के अंदर है A पॉइंट। तो किसी भी शेल के यदि आप अंदर हैं, मैंने कल बताया था आपको कि शेल के यदि आप अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, और शेल से यदि बाहर है तो पूरे शेल का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए आप सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, यदि कैलकुलेशन आप बाहर के पॉइंट पे करते हो। लेकिन कैलकुलेशन यदि अंदर के पॉइंट पे करते हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। पोटेंशियल के लिए भी कुछ आएगा, मैंने बताया था आपको, वही फंडा मैं यहाँ यूज करूंगा। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, सब की वजह से जीरो आएगा। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, सबकी वजह से जीरो आएगा क्योंकि सारी तीनों रिंग के अंदर है ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जीरो। अब बात करते हैं, मैं पॉइंट बी की बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉइंट बी पहले वाली रिंग से बाहर है और दूसरी और तीसरी के अंदर है। तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से कुछ आएगा, लेकिन 2 की वजह से जीरो आएगा और 3 की वजह से भी जीरो आएगा, लेकिन 1 की वजह से आएगा। कितना आएगा? ये पूरा चार्ज मैं सेंटर पे रखा हुआ मान सकता हूं। कौन से वाला? जो 1 रिंग पर है। तो मैं लिखूंगा के Q1 सी बी, पॉइंट बी पर यानी सी बी यानी आर बी, ये आएगा पॉइंट बी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं पॉइंट डी की। पॉइंट डी पर 1 और 2 की वजह से आएगा, क्योंकि पॉइंट डी 1 और 2 रिंग के बाहर है, 3 के अंदर है, 3 की वजह से नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे E1, E2, E3। तो 1 और 2 की वजह से आएगा, लेकिन 3 की वजह से नहीं आएगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज है Q2, Q1, तो दोनों की वजह से बाहर ही आएगा। तो मैं एडिशन कर सकता हूं, इसको लिख दूंगा मैं 0, क्योंकि ये अंदर है, थर्ड रिंग के अंदर है। तो लिखूंगा मैं के Q1 CD, स्क्वायर भी आता है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस के Q2 CD स्क्वायर, CD ही आएगा। दोनों चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ मैं मान सकता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा? के Q1 RD स्क्वायर प्लस के Q2 RD स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक चार्ज निगेटिव होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती। तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सेल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, समझे? अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सेम इसमें यहां लिख देंगे थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फिर से वही बात, हम जानते हैं कि यदि हम स्फेरिकल शेल के अंदर होते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो पोटेंशियल के क्यू बाय आर ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द शेल होता है। के क्यू बाय रेडियस ऑफ द शेल होता है, अंदर किसी भी पॉइंट पे हो आप। तो हम लिखेंगे कि पॉइंट ए का पोटेंशियल 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, पॉइंट ए का पोटेंशियल। अब पॉइंट ए का पोटेंशियल 1 की वजह से, 1 के ही अंदर है, तो 1 के यदि अंदर है ये, तो क्या आएगा? के Q1 1 पे चार्ज, रेडियस ऑफ 1, कितनी है रेडियस ऑफ 1? R1। अब CA नहीं आएगा, समझे ना? RA नहीं आएगा, क्या आएगा? R1, ये मैंने आपको कल समझाई थी, प्लस V2 यानी 2 की वजह से पोटेंशियल। पॉइंट ए 2 के भी अंदर है, समझे? तो पॉइंट ए पर 2 की वजह से पोटेंशियल आएगा के Q2 अपॉन 2 की रेडियस R2, ऐसे ही के Q3 अपॉन R3 की रेडियस, क्योंकि पॉइंट ए तीनों के अंदर है। और जब पॉइंट अंदर होता है स्फेरिकल शेल के, तो कैसे सोल्व करते हैं? के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द शेल, गिवन शेल। अब यहां 3 गिवन शेल है, तो तीनों की अलग अलग मैंने ऐड कर दिया निकाल के। अब बात करूंगा मैं पॉइंट बी के पोटेंशियल की। अब पॉइंट बी पहले वाली शेल से तो बाहर है, लेकिन दूसरी और तीसरी शेल के अंदर है। तो बी की वजह से क्या फंडा आएगा कि टोटल चार्ज सेंटर पे मान लेंगे। जो बी पर अगर मैं पोटेंशियल की कैलकुलेशन करूंगा 1 स्फेरिकल शेल की वजह से, 1 शेल की वजह से, तो मैं 1 शेल का पूरा चार्ज सेंटर पे मान सकता हूं यदि पॉइंट बी पर पोटेंशियल कमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि पॉइंट बी बाहर है, समझे? तो मैं लिखूंगा पॉइंट बी पर 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से, तीनों की वजह से आएगा। अब 1 के बाहर है तो पूरे चार्ज को यानी Q1 को सेंटर पे रखा हुआ मान सकता हूं, और डिस्टेंस क्या आएगी? CB, डिस्टेंस आएगी CB यानी RB।
अब आर भी आएगा, लेकिन पॉइंट बी पर 2 की वजह से ये निकालोगे तो के क्यू टू बाय आर टू, ऐसे ही 3 की वजह से के क्यू थ्री बाय आर थ्री। आई बच्चों बात समझ में? इस तरीके से हम बी का निकालेंगे। अब सी की बात करते हैं, नॉट सी, इट इज डी। डी पॉइंट की बात करेंगे। डी पॉइंट 1 और 2 के अंदर है, तो 1 और 2 दोनों का चार्ज सेंटर में मान सकता हूं, और डी पर पोटेंशियल लिखा जा सकता है, फिर से वही लिखूंगा मैं, V1 की वजह से, V2 की वजह से, V3 की वजह से। अब 1 का चार्ज सेंटर पे क्या आएगा, CD यानी RD प्लस KQ2 बाय RD, क्योंकि सेंटर में मान रहा हूं मैं पूरा चार्ज Q1 Q2 D के लिए। अब D 3 के अंदर है, तो 3 की वजह से क्या आएगा, KQ3 बाय R3, पॉइंट डी पर पोटेंशियल आएगा। अब अगर कोई पॉइंट ई है जो बाहर है, यहां है मान लेते हैं पॉइंट ई, तो पॉइंट ई का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, पॉइंट ई का पोटेंशियल लिखोगे 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से। अब 1 से भी बाहर है, 2 से भी बाहर है, 3 से भी बाहर है, यानी तीनों का चार्ज सेंटर में मान सकते हो आप। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय आर ई, अलग अलग जोड़ दो या एक साथ जोड़ दो, बात तो एक ही, क्योंकि नीचे तो सेम आएगा आर ई। तो ये आएगा ई पर नेट पोटेंशियल। तो इस लेक्चर को आपको बार बार देखना है, जितनी भी चीजें मैंने बोली है आपको बार बार समझनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे।